नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक, रविवार शाम पड़ा दिल का दौरा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने की जल्द सलामत होने की कामना। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में प्रदेश कैबिनेट की आपात बैठक। अस्पताल के बाहर समर्थकों का तांता, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से बात कर लिया हालात का जायजा। आतंक के पनाहगारों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। अमृतसर घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद को तुरंत खात्मे की मांग। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए और अल-कायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया खतरा। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयललिता की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार शाम दिल का दौरा पड़ने के बाद एक बार फिर आईसीयू में ले जाया गया। अपोलो अस्पताल ने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अपोलो अस्पताल ने ट्वीट कर बताया कि उनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन हार्ट संबंधी डिवाइस पर रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की टीम जयललिता की लगातार निगरानी कर रही हैं। अस्पताल ने ब्रिटिश कंसल्टेंट डॉक्टर रिचर्ड बियले से भी संपर्क किया है। साथ ही स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोगों से प्रार्थना करने को भी कहा है। जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिलने के बाद से ही चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता जमा हो गए। तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी अस्पताल में मौजूद हैं। खबर के बाद मुंबई से आनन फानन में चेन्नई लौटे तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव जयललिता का हाल जानने अपोलो अस्पताल पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु के राज्यपाल से बातचीत कर जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं जयललिता के स्वास्थ्य के लिए दुआएं भी शुरू हो गई हैं। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय मंत्रियों, डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के इर्द गिर्द भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। आसपास बैरिकेड लगाए गए हैं और नजदीक की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 9 यूनिट भी तैयार खड़ी हैं और वो लगभग 2 महीने आईसीयू में रही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ नारायणन लक्ष्मण हैं, सीनियर डेप्यूटी एडिटर हैं द हिंदू के। उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल लक्ष्मण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह के हालात हैं अपोलो अस्पताल की तरफ से, जिस तरह की जानकारी दी गई है, बेहद गंभीर तबीयत कही जा सकती है इस समय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जरूर कंडीशन तो बहुत सीरियस है चीफ मिनिस्टर जयललिता की हेल्थ कंडीशन। तो अभी वो आप जान रहे हैं कि सितंबर 22 से एडमिट हुआ है अपोलो हॉस्पिटल में और शी हैज हैड her कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड और फिर भी दोबारा डिटीरियरेट भी हुआ है और पास्ट एक हफ्ते जैसे वो इसका बहुत इम्प्रूवमेंट ही हो रहा था। इट वाज गेटिंग मच बेटर और हॉस्पिटल भी अनाउंस किए थे पहले कि रिलीज भी हो सकते हैं ड्यूटी को में। शी कुड कम बैक टू ऑफिस एंड एग्जिट द हॉस्पिटल. But this is a sudden dramatic backward step for her health, and heart attack, as they mentioned, happened yesterday. Cardiac arrest happened yesterday evening, and now they have started to put her on ECMO device, जो है उसको ऑक्सीजनेशन के लिए they are using right now to sustain the situation.
और अभी हम आज हम वेट करना है. एवरीवन इन द स्टेट एंड कंट्री दे आर वेटिंग टू सी क्या अनाउंसमेंट होगा कि इम्प्रूवमेंट होना है और क्या कंडीशन चेंज होगा. जो अभी तक पता लग रहा है लक्ष्मण साहब, अगले कितने घंटे और क्रिटिकल हैं? इट इज हार्ड टू से, क्योंकि हमारे पूरे डिटेल्स नहीं मिले हैं कि कितना सीरियस है. लेकिन आपको देखा होगा कि कल अपोलो हॉस्पिटल हैज पुट आउट वन नोटिस सेइंग कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और कई एक्सपर्ट्स श्री जयललिता के हेल्थ को अभी मॉनिटर कर रहे हैं. और लंदन से डॉक्टर रिचर्ड बील जो इंटेंसिविस्ट पहला भी ही हैड कम अर्लियर टू चेन्नई, he is also being consulted, और doctors from AIIMS in Delhi से भी वहीं last evening they have departed for Chennai. So ये सब सारे experts आज today and tomorrow भी वो बहुत they will be very busy monitoring and trying to retrieve the situation to make her health improve. But it is very hard to say because the problem is that Madam Jayalalitha का बहुत complications है. Diabetes है, lung infection है, fluid है lungs में, वो सब it makes it very difficult to recover. तो prediction वो doctors को भी predict करना नहीं कर सकते हैं. No one has said so far कि will she recover within a day, will it maybe get more serious, वो हम wait करना है. लेकिन आज पूरा दिन बहुत it will be very very critical with this one day today, Monday, to see how the condition changes, and everyone is waiting for the next announcement. हम अपोलो का ट्विटर अकाउंट भी देख रहे हैं और टीवी में चैनल्स को लोकेशन पे भी देख रहे हैं. लक्ष्मण साहब, हम जानते हैं कि जयललिता को तमिलनाडु की जनता, उनके चाहने वाले किस तरह से सिर आंखों पर बैठाते हैं. अब जैसे अपोलो अस्पताल से खबर आई है उसके बाद काफी तनाव का माहौल होगा. Miss Jayalalitha is definitely, she is the beloved leader of the people for many years, for decades now, and she is in fact she is the sitting chief minister. So अभी सब लोग followers सब अपोलो हॉस्पिटल में थे the whole night. I think thousands of people were there. लेकिन अभी रेन भी हुआ है, so थोड़ी अभी डिस्पर्स हुए हैं ओवरनाइट. लेकिन अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि देखना है कि क्या होगा, whether how her condition will improve, और अभी people must be thinking also in their minds what is the next step in the government, how will the governance and the ADMK state government manage with the situation. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए. तो विशेषज्ञों की निगरानी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता, तमाम लोग उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. राष्ट्रपति, गृहमंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भी उनके जल्द सलामत होने की कामना की है. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. अमृतसर में कल हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पर आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकी नेटवर्क के खात्मे पर जोर दिया. अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में अशांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जहां भारत के सहयोग की सराहना की, वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी. अशरफ गनी ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में शांति नहीं होने देने का आरोप लगाया. Whatever is acceptable, particularly to our neighbor in Pakistan, to verify cross-frontier activities in terrorist operations. Without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपने को छुपा नहीं सकता. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सरहद पार से निर्यात होने वाले आतंकवाद की भी जांच की मांग की. The response of the states has been fragmented. In some still provide sanctuary, in support or tolerate these networks. One of the key figures in the Taliban movement recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को शह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही. Support for Voices for Peace in Afghanistan alone
is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई गलियारा खोलने का भी ऐलान किया। Iran Dalaram Highway and India-Afghanistan-Iran cooperation on Chabahar would enable Afghanistan to link its economy with centers of strong economic growth in South Asia and beyond. We also plan to connect Afghanistan with India through an air transport corridor. राष्ट्रपति अशरफ गनी शनिवार देर शाम अमृतसर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तख्त श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन किए। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं हो सकती थी जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ साफ कहा, सरताज अजीज साहब, आप अपने $50 करोड़ अपने पास रखिए और उसे अपने देश में आतंकवाद और अतिवाद को खत्म करने में लगाइए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अशरफ गनी के इस आरोप का किस तरीके से जवाब देता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अमृतसर से अखिलेश सुमन। रविवार को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन अमृतसर घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इससे सख्ती के साथ निपटने पर जोर दिया गया। पहली बार पाकिस्तान की मौजूदगी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, IS और अल-कायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया। अमृतसर में छठा हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। सम्मेलन में भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लिए पाकिस्तान से होकर सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान पहुंचने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। पाकिस्तान चीन कॉरिडोर नेटवर्क के रास्ते को ज्यादातर देशों ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद चाबहार बंदरगाह से ही दुनिया के देश अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकेंगे। The discussions and the declarations reiterated the strong support from the Heart of Asia countries for Afghanistan's effort to use its geographic location to enhance wider regional economic cooperation. Specific initiatives in this regard, including the India-Iran-Afghanistan trilateral agreement on developing Chabahar, were acknowledged. We would like to make sure that Afghan goods all the way Afghan goods make it all the way to Wagah and Atari. Quite unfortunately, we've been facing problems, so we would like to make sure that we're able to send them all the way from Afghanistan here. But there are difficulties, and we want to make sure that politically we are able to deal with these challenges. आतंकवाद से निपटने के लिए सम्मेलन में अफगानिस्तान की ओर से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से इस पर सहमति नहीं बन सकी। प्रस्ताव में दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की भी बात थी। जानकारों के मुताबिक ऐसे में अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में हिंसा और कट्टरपंथ को रोकना आसान नहीं होगा। इस मौके पर अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत खलील करजई ने भारत के सहयोग का आभार जताते हुए आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, अमृतसर। आतंकवाद पर अफगानिस्तान के गंभीर आरोपों के बीच पाकिस्तान ने राजनीतिक समाधान की वकालत की। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने यह बात कही। अजीज ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान माल भेजने के लिए अपनी जमीन का प्रयोग करने देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को चीन के नेतृत्व में बन रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का पालन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तापी परियोजना की भी वकालत की। अपने भाषण में सरताज अजीज ने माना कि फिलहाल भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है, लेकिन उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब
1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। ₹500 और ₹1000 के नए नोट के बाद अब आरबीआई ₹20 और ₹50 के नए नोट भी जारी करेगा, लेकिन इस बार पुराने नोट बंद होने के बजाय साथ साथ चालू रहेंगे। बाजार में आने वाले ₹50 के नए नोटों में आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर तो होंगे, लेकिन दोनों नंबर पैनल्स में इनसेट अक्षर नहीं होंगे, जबकि ₹20 के नोट में दोनों नंबर पैनल्स पर इनसेट अक्षर के रूप में अंग्रेजी में एल लिखा होगा। साथ ही उर्जित पटेल के हस्ताक्षर भी होंगे। नए नोटों में संख्याओं का आकार क्रमागत तरीके से बड़ा होगा और इनकी छपाई में चित्र उभरे नहीं होंगे। दोनों नोटों में सुरक्षा के बाकी स्वरूप पहले जैसे ही होंगे और छपाई का साल भी दर्ज होगा। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने रविवार को करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए। इनमें तकरीबन 86 लाख रुपए की नकदी नए नोटों में थी और 25 लाख से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपए के नोटों में थी। बाकी के नोट बाजार में चालू पुरानी करेंसी में थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी लोग शराब के कारोबार से जुड़े हैं। तलाशी के दौरान पुलिस की टीम को आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इस मामले में किसी बैंक अधिकारी के भी शामिल होने का शक है, क्योंकि बिना मिलीभगत के नए नोटों में इतनी बड़ी रकम मिलना आसान नहीं है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक से 5 करोड़ 86 लाख रुपए जब्त करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। पकड़ी गई रकम में 5 करोड़ 63 लाख रुपए के नोट आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नए नोट थे। आरोपों के मुताबिक कर्नाटक बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के अधिकारियों पर 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को 2000 और 500 रुपए के नए नोटों के साथ बदलने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में राज्य सरकार के 2 अधिकारियों का नाम भी शामिल है। नोटबंदी के बाद पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में 2 सरकारी कर्मचारियों और 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारकर ये रकम बरामद की थी। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा की जाने वाली रकम में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी में अब कुछ स्थिरता दर्ज की गई है। 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जनधन के 25 करोड़ 85 लाख खातों में 1487 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर को इन खातों में जमा कुल रकम 74,321 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि 7 दिन पहले यानी 23 नवंबर को ये रकम 72,834 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अगर 23 नवंबर से पिछले 7 दिनों में जमा की गई नकदी की बात करें तो ये रकम 8,283 करोड़ रुपए थी। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद से जनधन खातों में जमा रकम में 28,685 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 9 नवंबर तक इन खातों में जमा कुल रकम 45,637 करोड़ रुपए के करीब थी। देश भर में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने हर जिले को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के मामले में आयोग सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया अवार्ड देगा। इस तरह सबसे अच्छा काम करने वाली 50 पंचायतों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी भी लिखी गई है। आदेश के मुताबिक अगर जिला प्रशासन किसी व्यक्ति को 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाने में मदद करता है तो उसे 10 रुपए दिए जाएंगे। जिला प्रशासन को जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। नीति आयोग ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी संदेश दिया है। उत्तरी चीन में 2 अलग अलग कोयला खदानों में हुए विस्फोट में 53 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। उत्तरी चीन के बाओमा माइनिंग कंपनी लिमिटेड की कोयला खदान में हुए विस्फोट में 32 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त 181 मजदूर खदान के भीतर काम कर रहे थे। हालांकि 149 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 268 पुलिसकर्मी और 119 बचाव कर्मी और चिकित्सा कर्मचारी राहत और बचाव के काम में लगे हैं। हफ्ते भर में हुआ ये दूसरा बड़ा खदान हादसा है।
खदान में विस्फोट की एक दूसरी घटना में 30 नवंबर को हेलांगजियांग प्रांत के क्विता-इहे शहर में एक निजी कोयला खान में विस्फोट हुआ और 22 मजदूर फंस गए। इनमें से 21 के मरने की पुष्टि हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है। सीरिया में विद्रोही गुटों के इलाकों पर हुए हवाई हमलों में 46 लोगों की मौत हुई है। ये हमले पूर्वी अलेप्पो और इदलिब प्रांत में हुए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इदलिब प्रांत में रूस के हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ी। विद्रोहियों ने 2012 में सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए सीरियाई सेना ने रूस की मदद से अभियान चला रखा है। सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में अब तक लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि कई लाख लोग बेघर हुए हैं। इटली में संविधान में संशोधन पर रायशुमारी के बाद प्रधानमंत्री मेटेओ रेंजी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कल हुए जनमत संग्रह में 70% लोगों ने मतदान किया, जिनमें 59% वोटरों ने संशोधन के विरोध में वोटिंग की। मेटेओ रेंजी और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है, जबकि कई अन्य दल इसके विरोध में थे। इटली का संविधान 1948 में बना था। 68 साल पुराने संविधान में बदलाव को समय की जरूरत माना जा रहा था। रेंजी संविधान में संशोधन करके ऊपरी सदन सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करना चाहते थे, जबकि विपक्षियों का कहना था कि सीनेट की शक्तियां कम होने से प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाएंगी। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने दुनिया भर के देशों के कई नेता पहुंचे। लंबे समय से बीमार फिदेल ने 25 नवंबर को हवाना में आखिरी सांस ली। नम आंखें, चेहरे पर मायूसी। रविवार को सैंटियागो में हर तरफ यही मंजर था। पूर्व राष्ट्रपति और क्यूबा क्रांति के नायक फिदेल कास्त्रो के आखिरी दीदार को लोगों का हुजूम उमड़ा। A todos los que amamos a Fidel, que es un padre para todos nosotros, nos trazó un camino y el pueblo lo va a seguir. Es decir, para nuestro pueblo nunca ha fallecido, nunca ha muerto. Vamos a seguir su ejemplo hasta siempre y para nunca, siempre, comandante. उनकी अंतिम विदाई समारोह में दुनिया भर के नेता और नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। कास्त्रो के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस, निकारागुआ के नेता डेनियल ओर्टेगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ब्राजील के 2 पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ और लूला दा सिल्वा भी पहुंचे। 13 अगस्त 1926 को जन्मे कास्त्रो का नाम सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में शुमार है। 1959 में तानाशाह फुल्खेंशियो बतीस्ता के खिलाफ संघर्ष किया और कम्युनिस्ट सत्ता कायम की। वो 1959 से 1976 तक प्रधानमंत्री और फिर 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। कास्त्रो ने शीत युद्ध के दौरान 1962 में सोवियत सेना को अमेरिका के खिलाफ अपनी सरजमी पर मिसाइल तैनात करने की मंजूरी दी थी। 1952 में क्यूबा शरणार्थियों को लेकर अमेरिका के साथ समझौता किया। करीब 5 दशक क्यूबा की कमान संभालने वाले कास्त्रो ने 2008 में अपने भाई राउल कास्त्रो को सत्ता सौंपी। लंबे समय तक शासन करने वाले 90 साल के कास्त्रो का 25 नवंबर शुक्रवार को निधन हो गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया में ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है। वो दुनिया में आते हैं और दुनिया से जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा हमेशा बना रहता है। ऐसे ही एक शख्स हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी आज पुण्यतिथि है। मदीबा के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ ताउम्र संघर्ष करने के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। जोहान्सबर्ग में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। रविवार को देश में नौसेना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के अलावा थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर भारतीय नौसैनिकों को बधाई दी। नौसेना ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। नौसेना के जाबाज जवानों ने अपने हैरत अंगेज करतब से वहां मौजूद लोगों को देश के गौरव का एहसास कराया। तिरंगे के रंग में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नौसैनिकों ने परेड की। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का शानदार आयोजन किया गया। यहां भी बड़ी तादाद में लोग सेना की ताकत को देखने पहुंचे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक। रविवार शाम पड़ा दिल का दौरा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने की जल्द सलामत होने की कामना। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में प्रदेश कैबिनेट की आपात बैठक। अस्पताल के बाहर समर्थकों का तांता। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से बात कर लिया हालात का जायजा। आतंक के पनाहगारों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। अमृतसर घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद के तुरंत खात्मे की मांग। लश्कर तैयबा, जैश-ए और अल-कायदा को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया खतरा। जल्द जारी होंगे 20 और 50 रुपए के नए नोट। रिजर्व बैंक ने कहा पुराने नोट रहेंगे अमान्य। आय घोषणा योजना के तहत 2 बड़े खुलासे आयकर विभाग ने किए खारिज। मामले की जांच शुरू। और एशिया कप 2020 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट पर लगातार छठी बार भारत का कब्जा। फाइनल में पाकिस्तान को 17 रन से मात। मिताली राज प्लेयर ऑफ द सीरीज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।